हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 की सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चैप्टर अभी हमारा 1-2 क्लास में और कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी बुक का आपका जो चैप्टर है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, वो भी साथ साथ कवर करेंगे। एंड देन जो आपकी सेकेंड बुक है उसमें हम लोग द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी चैप्टर कर रहे थे, राइट। तो उसका एक क्लास में कोशिश करेंगे, जितना पेंडिंग रह गया है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हमने कर लिया था, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स कर लिए थे। तो जो भी चीज़ पेंडिंग रह गई है विल ट्राई कि उसको एक ही क्लास में ख़त्म कर दें, ठीक है। तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उस बुक के जितने भी हमारे चैप्टर रह गए हैं उनको एक एक करके देन हम लोग पिकअप करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करेंगे कि अभी आपके दिसंबर में 10 और 15 दिसंबर से पहले पहले दोनों बुक के सारे चैप्टर अच्छे से कवर कर लें। देन आफ्टर फिर हम लोग करेंगे कि आपका प्रॉपर रिवीजन क्लासेस को, मैंने बोला था लाइव के थ्रू, अगर आपको पॉसिबल है तो मुझे कमेंट कीजिए, बिकॉज लाइव क्लासेस तभी बेनिफिशियल रहेंगी जब स्टूडेंट होंगे। मैं क्लास दे रही होंगी, आप लोग सामने से डाउट पूछ रहे होंगे, तभी लाइव क्लासेस बेनिफिशियल है। अदरवाइज तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लास पे ठीक है कि मैं अपलोड कर दूं, आप जब मर्जी फ्री होंगे तब आप देख लोगे। बट हाँ, इफ यू स्टूडेंट विल कॉन्टैक्ट कि हम 5 7 10 स्टूडेंट हैं, वील वॉच द लाइव क्लास, आप आइए पढ़ाइए और हम पार्टिसिपेट करेंगे। देन ही मैं लाइव क्लासेस का आपको शेड्यूल मेंशन करूंगी कि इस पर्टिकुलर दिन पे इतने बजे से इतने बजे तक हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे या हम सोशियोलॉजी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, कुछ भी दैट द शेड्यूल जो हम लोग उस अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखो, कल्चरल डाइवर्सिटी में हम क्या क्या देख चुके थे। हमने यहाँ पे नेशन स्टेट, स्टेट नेशन का कंसेप्ट देखा था। पॉलिसी, पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन और असिमिलेशन देखा था। आज जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, हमने देखा था कि कुछ इश्यूज अराइज होते हैं इस कल्चरल डाइवर्सिटी के चलते, कुछ इशू अराइज होते हैं। तो इन इशू की जब हम बात करेंगे तो इन इशू में हम लोग देखेंगे रीजनलिज्म का कंसेप्ट, ठीक है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनलिज्म, तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बेटा, रीजन। क्या वर्ड आ रहा है? रीजन। तो जब ये रीजन वर्ड हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एरिया, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया। और ये जो एरिया होता है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बेसिस पे कि इतना पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे कि इस एरिया में ये लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, या कल्चर के बेसिस पे कि यहाँ पर्टिकुलर रहने वाले लोग ये कल्चर फॉलो करते हैं। तो दिस डिवीजन मे बी ड्यू टू एनीथिंग, ड्यू टू एनी रीजन। तो ये होता है बेसिकली रीजनलिज्म का मतलब। अब था क्या, जब बिल्कुल प्रॉपर आज़ाद हुए, ठीक है, तो आज़ादी के बाद क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात थी। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। अब हमारे यहाँ कुछ जो उस टाइम की मेजर प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, जो पर्टिकुलरली आज़ादी से पहले भी प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, दैट इज बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। यहाँ पे ना लैंग्वेजेस के बेसिस पे कुछ चीज़ें डिवाइडेड थी। जैसे बॉम्बे में मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी बोलने वाले लोग थे। मद्रास में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले लोग थे। तो ये पर्टिकुलरली कुछ लैंग्वेज की जो थी डोमिनेंस कुछ एरिया में ज़्यादा दिखती थी। अब जैसे अगर हम ये देखें तो हम कहते हैं कि जो कन्नड़, कोंकणी, मलयालम होता है, तेलुगु, तमिल, ये साउथ में जनरली ज़्यादा प्रिवेलेंट होती है। नॉर्थ इंडिया में हमें इतने ज़्यादा तमिल, तेलुगु, मलयालम बोलने वाले लोग नहीं दिखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ये लैंग्वेज बोलते हैं ये हमें साउथ में दिखते हैं। तो मतलब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेजेस को लेके डिवीजन या लैंग्वेजेस को लेके एरिया का क्लासिफिकेशन हो रखा है, ठीक है। इतनी बात हमने देखी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि उस टाइम पे कुछ प्रिंसली स्टेट भी थे। जब आज़ादी की बात हुई, कौन कौन से प्रिंसली स्टेट थे हमारे? मैसूर, कश्मीर एंड बड़ौदा, ठीक है। अब रीजनलिज्म की जब मैंने बात की, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जो बताया वही यहाँ पे मीनिंग लिखा गया है। क्या लिखा है कि रीजनलिज्म इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस बाय पीपल विद इन अ स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन में, जो यूनाइटेड है, जो लोग इकट्ठे हैं अपनी लैंग्वेज की वजह से या फिर कल्चर की वजह से। क्लियर? अब ये जो रीजनलिज्म का कंसेप्ट है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम ये लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं, या इस पर्टिकुलर एरिया में हम ये कल्चर वाले लोग रहते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब किस वे में इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहे हैं? तो पॉजिटिव इन द सेंस बेटा कि पॉजिटिव में यहाँ पे फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड होती है। पॉजिटिव में जो है वो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड रहेगी कि अगर हम इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही कल्चर को बोलने वाले लोग एक जगह रह रहे हैं, एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग एक जगह रह रहे हैं, तो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड और यूनिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। जैसे कि देखो, कई बार देखते हैं ना कि कोई अपने जैसा मिल जाता है। हम फॉर एग्जाम्पल हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, और फ्लो में तमिल निकल गई और सामने वाला पर्सन भी तमिल अंडरस्टैंड कर रहा है, वो भी तमिल जानता है। देन एक प्रॉपर कनेक्टिविटी फील होती है, एक अलग कनेक्शन फील होता है कि सामने वाले पर्सन को भी तमिल आती है।
कल्चर, हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हमें पता चल गया अरे आपके यहाँ भी ये चीज़ सेलिब्रेट की जाती है, देन एक अलग कनेक्शन फील होता है उस पर्टिकुलर पर्सन से, है ना, कि अरे हम ब्राह्मण आप भी ब्राह्मण, अरे हम ये आप भी पर्टिकुलर ही है, अच्छा आपका गाँव यहाँ है, मेरा भी गाँव उसके पड़ोस वाला गाँव ही में मेरे रिलेटिव भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब एक कनेक्शन शो करता है, राइट। तो रीजनलिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस रीजनलिज्म नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? जब आप एक्सेसिवली अटैच होते हो अपने रिलीजन, कल्चर, इन सब चीज़ों से, तो वो थ्रेट भी हो सकता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो कम्युनलिज्म को जो लीड करता है हिंदू मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पे, भाई मार काट मच जाती है लोगों में, आप इतने ज़्यादा अटैच हो कि आप दूसरे की जान की फिक्र ही नहीं कर रहे हो, आपके लिए दूसरे रिलीजन के पर्सन की जिंदगी और मौत कुछ मतलब ही नहीं रख रही है व्हेन इट कम्स टू योर रिलीजन। तो ये चीज़ जो है ये नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर हुआ? रीजनलिज्म क्या, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट रीजनलिज्म का क्लियर हुआ। बुक में नहीं मेंशन है तो उसको तो अच्छे से पढ़ के लिख ही लेना है आपको अपने पास। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए लैंग्वेज को। अब लैंग्वेज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नेशन की आइडेंटिटी में। इंडिया में देखो हुआ क्या, छोटी सी जल्दी से कहानी समझेंगे। इंडिया जब फ्री हुआ तो हमारे सामने प्रॉब्लम थी क्या, कि एक तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए, जो हमने प्रॉपर पहले से चल रहा था बात बनाने की, 50 तक जाके कंप्लीट कर लिया था 1950 में, और दूसरा कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कैसे करें। ब्रिटिशर के टाइम पे जो सिस्टम था, प्रिंसली स्टेट की कहानी थी, ये सब चल रहा था, वो तो ठीक था, अब इन स्टेट को रीऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम थी। तो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग बेसिस थे। अब मैं मान के चल रही हूँ कि पॉलिटी में आप लोगों ने ये कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा था, इसके लिए अलग अलग चीजें हुई, इसके लिए कमिटी आई है, जवाहरलाल जेवीपी करके कमिटी बनी थी, फजल अली कमिटी है, ठीक है। तो ये कमिटीज भी आई हैं अलग अलग, आई होप आप लोगों ने पॉलिटी में ये पढ़ रखी होंगी। बट नाउ हेयर हमें ये सारी कमिटीज डिटेल में नहीं पढ़नी है कि किस कमिटी ने क्या बोला कि स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, हमें ये पढ़ना है एट लास्ट फाइनली जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था, वो हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेसिस पे, जो कि नवंबर 1 1956 को इम्प्लीमेंट की गई। इससे पहले प्रोविजन क्या चल रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि आपको, हम लोगों को स्टेट का जो डिवीजन करना चाहिए वो लैंग्वेज के बेसिस पे करना चाहिए, बट इसे ओवरऑल एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। क्या हो रहा था? लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि हर जगह पे, बहुत जगह पे मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज भी बोली जाती थी, तो हम कैसे कैसे उन पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को छाट छाट के अलग करें, ये प्रॉब्लम थी। तो इस लैंग्वेज के आधार को ही मतलब इसको बेस रखते ही अक्टूबर 1953 में एक पर्सन पोटी श्रीरामल्लू, ये पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा है, ये शायद आपको पॉलिटी, अगर आप पढ़ोगे तो पॉलिटी में भी ये शायद आपको पढ़ाया जाएगा अभी 12th में भी, और नहीं तो 11th में, क्या पता कहानी टीचर ने कुछ बताई हो, तो नहीं पता तो सुन लो, ठीक है। पोटी श्रीरामल्लू जो थे ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए कि जो डिवीजन होना चाहिए वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही होना चाहिए, और हमको अलग करके दो, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा स्टेट बना के दो, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो ये डिमांड करने लगे क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश की। बट ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे और कुछ वीक्स बाद ही इनकी हो गई डेथ। ये बैठे थे किस पे? हंगर स्ट्राइक, जिसे हम कहते हैं फास्ट अनटू डेथ, फास्ट करने लग गए, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ यानी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, बट ड्यू टू द दिस स्ट्राइक इनकी डेथ हो गई, और इनकी डेथ जो थी वो एक बहुत ज्यादा एक चिंगारी का काम किया इसने। लोग गुस्से में थे, लोग डिमांड तो कर ही रहे थे, प्लस इनकी डेथ के बाद फिर सरकार भी थोड़ा सा बौखला गई कि अभी तो आज़ाद हुए हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, समझ में भी नहीं आ पा रही है चीज़ें कैसे करें, ऊपर से अगर कंट्री में ही विद इन द कंट्री इतना चाउस, इतना हौच पौच, इतना अग्रेशन और इतना गुस्सा क्रिएट रहेगा तो कैसे चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। तो अल्टीमेटली एट लास्ट ये लोगों को शांत करने के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तब हमें आंध्र प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे इन्हें क्रिएट करके देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 53 की बात हो गई। फिर 56 तक ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दी गई थी, जिसके बेसिस पे ये कहा गया था कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो और डिसाइड करो। तो ये ट्रांसफॉर्म करती थी पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल लाइफ नेशन की। ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, तो किस तरीके से एक नेशन को शेप किया जाएगा। उस टाइम पे टोटल आपके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। आज की डेट में कितने स्टेट और कितने यूटी है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितने स्टेट और कितने यूटी है, कीपिंग इन माइंड द करंट चेंज इन द मैप ऑफ द इंडिया। इंडिया के मैप में रिसेंट में ड्यू टू सम पर्टिकुलर चेंजेस की वजह से मैप में चेंज आया है, और स्टेट और यूटी की कंपोजिशन में भी चेंज आ गया है। तो वो क्या चेंज है ये आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे कमेंट में, ओके। अब ये लैंग्वेज की बात करो, ठीक है, आप कह रहे हो लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया जाएगा ये वो, बट हर जगह लैंग्वेज के बेस पे चीज़ें नहीं हो रही थी, हर जगह हम लैंग्वेज को बेस नहीं रख रहे थे। तो 2000 में हुआ क्या, इन 2000 छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड, ठीक है,
छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और जो झारखंड है, इनको जो डिवाइड किया गया वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड शुरू से स्टेट नहीं है, लिखा हुआ है कब बने ये स्टेट, इनको कब स्टेट बनाया गया, 2000 में बनाया गया, लेकिन इनको भाषाई आधार पे, लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाया गया कि ये पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले हो तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बना दिया, उत्तरांचल में ये चले गए, झारखंड में ये चले गए। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ठीक है ये सब चीजें बना रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेकिन जो ये एरिया के बेसिस पे इश्यूज होते हैं, मैटर्स होते हैं, इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ एक इंस्टीट्यूशन, कोई बॉडी, कुछ तो ऐसे लॉज होने चाहिए जो कि प्रोटेक्ट करेंगे रीजनल सेंटिमेंट को। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट अलग अलग बना रखी है। हमारे पास शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आई होप आपको 12 शेड्यूल पूरे के पूरे याद होंगे। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों से कहा था कि अगर किसी को याद है तो आप लोग मुझे मेंशन करके बताइए कि पूरे 12 शेड्यूल हमारे क्या हैं। ठीक है, शेड्यूल 7 में ये इनको अलग अलग लिस्ट बताई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट जाते हैं जो सारे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जाते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर इंटरफेयर नहीं करती है आके, जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में जाते हैं, लाइक पुलिस है, ठीक है, तो ये अगर स्टेट लिस्ट में जा रहा है तो सेंटर आके स्टेट के लिस्ट में, स्टेट के लॉज में इंटरफेयर नहीं करेगी, बिकॉज वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। सेंटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, लाइक डिफेंस हो गया, फॉर एग्जांपल, एक एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, लाइक डिफेंस हो गया, तो डिफेंस से रिलेटेड मैटर में स्टेट उठ के कूद के नहीं पहुंचेगा कि मैं कानून बनाऊंगा या आपने ऐसा क्यों कर दिया। सबके अपने अपने सब्जेक्ट मैटर है एंड नो वन विल इंटरफेयर इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ईच अदर। ये करा क्यों गया है, ये इसीलिए करा गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए चीजों को लेके, है ना। उसके बाद आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट जाते हैं जिसको लेके दोनों लोग कानून बनाते हैं, लाइक एजुकेशन। ठीक है, लाइक एजुकेशन। एजुकेशन में होता क्या है, एजुकेशन में होता है, एजुकेशन में क्या चीजें जाती हैं, एजुकेशन में हमारे पास जाता है थिंग्स लाइक जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीएसई बोर्ड आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक, बेस्ट एग्जांपल है, कोई मुश्किल नहीं है चीजें। सीबीएसई बोर्ड आप लोग पढ़ते हो तो सेंट्रल का बोर्ड है। सीबीएसई के साथ आप लोगों के अलग अलग बोर्ड भी हैं, राजस्थान बोर्ड अलग, यूपी बोर्ड अलग, असम बोर्ड अलग, बिहार बोर्ड अलग, तो ये सब स्टेट के भी तो बोर्ड है आपके पास, ऑप्शंस होते हैं ना। तो ये सारे क्यों, क्योंकि ये एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों मिलके कानून बनाते हैं। क्लियर, तो ये एक प्रोविजन है जिससे कि हम ये कॉन्फ्लिक्ट बचाते हैं ताकि स्टेट के सेंटिमेंट भी प्रोटेक्ट रह सकें। उसके अलावा बहुत सारी कमिटीज भी बनाई जाती हैं सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके, जैसे कि फाइनेंस कमीशन बना हुआ है जो सेंटर स्टेट में फंडिंग को लेके चीजें डिसाइड करता है कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में फंडिंग की जाएगी। इज दैट क्लियर। तो ये कोई अगर आपसे पूछा जाए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या मिलता है रीजनल सेंटीमेंट को लेके या रीजनलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, तो आप क्या मेंशन करोगे, आप लिखोगे यस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। पहला पॉइंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 इंश्योर करता है अलग अलग लिस्ट के थ्रू कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट स्पेसिफाई हो और सब अपने अपने अलग अलग मैटर पे डिसीजन ले। ठीक है, ये चीज होती है। उसके अलावा ये कमिटीज की बात की जाती है जिसमें सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने देखा था, जिसमें हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में देख लिया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन क्या, क्यों, दैट इज नॉट द पार्ट हेयर डिटेल में डिस्कस करने का, बट जान लिया क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो तो डिटेल में जानते होंगे फाइनेंस कमीशन क्या क्या फंक्शंस हैं, क्यों बनाई जाती है, ये सब तो उनके लिए तो वो टॉपिक डिटेल में करने वाला है ना। बट इफ़ यू आर पर्टिकुलरली आप 12th के एग्जाम को ही टारगेट कर रहे हो तो अभी उस पर इतना फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या, अब रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, देखो बेटा क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है, वाई कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले, और आप कैसे कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट है, तो कह कैसे सकती हूँ, बिकॉज फ्यू स्टेट आर वेरी रिच एंड फ्यू स्टेट आर वेरी पुअर। हम देखते हैं कुछ स्टेट तो बहुत रिच हो रहे हैं, कुछ स्टेट बहुत पुअर हो रहे हैं, क्यों, कुछ देखो रीजन होता है, कुछ स्टेट के पास रिसोर्सेज अच्छे से हैं, रिसोर्सेज हैं उनके पास, वो सेल परचेज कर पा रहे हैं प्रॉपर, है ना, बट ये क्यों हो रही है, वो बिजनेस कर रहे हैं रिसोर्सेज के साथ, ये सब, तो व्हाई इट इज हैपनिंग, ये हो क्यों पा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गया है। 1991 में हमारी इकोनॉमी में हुए थे रिफॉर्म, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस करा था एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, सारे सेक्टर पब्लिक के हाथ में नहीं है। नाउ प्राइवेट पीपल कैन ऑल्सो इंटरफेयर, प्राइवेट पीपल आके बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड पर्टिकुलरली कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं। अब यहाँ पे कंट्री में प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं
और जब प्राइवेट प्लेयर काम करते हैं किसी भी रीजन से तो वो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। मैं अगर कोई काम या बिजनेस करना चाहूंगी तो मैं समाज के भले के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए नहीं करूंगी कि मुझे लोगों को क्या देनी है, सैलरी बेसिस पे रखना है, राइट, समझ रहे हो। मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मेरा मोटिव होगा कि मैं उस बिजनेस से पैसा कमा सकूं, मेरा मोटिव ये नहीं होगा कि मैं उससे 200 300 या 50 या 100 लोगों को काम दे सकूं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बट गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है कि वो सोसाइटी में बैलेंस ला सके, वो सोसाइटी में वेलफेयर इंश्योर कर सके, इसीलिए वो जॉब अपॉर्चुनिटीज पे भी फोकस करती है, सस्ते में मतलब आपको ज्यादा चीजें कॉस्टली ना पड़े इस पे भी फोकस करती है। हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, आप खुद देख लो ना फीस वगैरह के स्ट्रक्चर को लेके, ये चीज है। तो इस वजह से, इन सब की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होने लगा लोगों का। इस मार्केट इकोनॉमी हमें देखने को मिलने लगी। मार्केट इकोनॉमी होती क्या है, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स काम कर रहे होते हैं और वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। तो ये कौन सी इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो ये सब टाइप की इकोनॉमी हमें देखने को मिलने लगी, जिस वजह से हमने ये देखा कि कुछ स्टेट तो रिसोर्सेज को यूज करके और इवन कुछ और स्टेट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके रिच होते जा रहे हैं, और वहीं कुछ स्टेट जो है वो पुअर होते जा रहे हैं। इस चीज को इंश्योर करने के लिए भी अलग अलग लॉज भी बनी हुई है। ठीक है, कि अगर आप किसी और स्टेट से रिसोर्सेज को यूज करोगे तो जिस स्टेट के रिसोर्सेज को, जैसे देखो कोल एंड माइनिंग वगैरह होती है कई बार, तो ये तो हर जगह नहीं होती, कुछ स्टेट में है बाकी स्टेट में नहीं है, लेकिन इस स्टेट के, जिस स्टेट में माइनिंग हो सकती है उस स्टेट में पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो दूसरा स्टेट अगर आके माइनिंग करता है वहां पे, तो इसके लिए भी रूल्स प्रोसेस बने हुए हैं कि ठीक है आप दूसरे स्टेट हो, आप मेरे स्टेट आके माइनिंग कर लो, बिजनेस अलाउ कर रहे हैं हम आपको, बट आपको मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना आप माइनिंग करके मेरे यहाँ से चीज ले जाके आप तो रिच होते जा रहे हो और मेरे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा, मेरे तो रिसोर्स भी आप ले गए और अमाउंट भी कुछ नहीं मिला मुझे, तो मेरे लिए तो टोटली लॉस वाली सिचुएशन हो गई। तो इट शुड नॉट हैपन। इसको इंश्योर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने अलग से लॉज बना रखे हैं। बट अगेन कंसेप्ट जान लिया, बट लॉ जानना, पूरा रटना हमें उसकी जरूरत नहीं है। समझ गए? तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों, क्या, ये समझ में आया, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है ये समझ में आ गया। तो ये हमने कंसेप्ट देख लिया है रीजनलिज्म का। तो ये हमने इशू देखा था, मैंने आपको बताया था ना लिख के कि क्या क्या इशू है, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म। इशू की बात की जाए तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, रीजनलिज्म को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्युलरिज्म को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, रिलीजन की बात आ जाती है ना सेक्युलरिज्म मतलब। ठीक है, इसके अलावा रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म भी होता है। कम्युनलिज्म मतलब भी यही हो गया रिलीजन को लेके, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट है। तो ये सब चीजें हैं। तो रीजनलिज्म हमने आज की क्लास में कर लिया है, बाकी सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।